एक दिन दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। सभी उमराव बैठे हुए थे। तभी शाहजहां के मन में विचार आया कि मेरे दरबार में खानों की बैठक 60 और राजपूतों की बैठक 62 क्यों? 2 बैठक राजपूतों की ज्यादा क्यों है? सो उसने ये सवाल सभा में सबसे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी दक्षिण के सूबेदार मीर खान जहां खड़ा हुआ, हुजूर, राजपूतों की संख्या हमसे 2 ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके 2 ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। एक तो वो सर कटने के बाद भी लड़ते हैं और दूसरा उनकी पत्नी उनके साथ जिंदा जल के सती होती है। शाहजहां को बात जची नहीं। बोला, मैं नहीं मानता, इसको साबित करके दिखाओ तो मानूं। जोधपुर महाराजा गज सिंह भी दरबार में थे। उनको ये बात अखरी। सभा खत्म हुए तो वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिंडी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। कुछ ही दिन बाद अचानक एक रात को रोहिंडी ठिकाने में 2 घुड़सवार जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभक्त के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। जोधपुर महाराजा गज सिंह ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, आप मेरे पूजनीय हैं और गुरु भी है। एक समस्या है और उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा, सो आपके पास बड़ी आशा से पधारा हूँ। और फिर उन्होंने बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी और कहा कि अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। लेकिन क्या? महाराजा गज सिंह ने पूछा। महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। महाराजा गज सिंह ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार महाराजा गज सिंह जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यही छोड़कर चले जाना चाहिए, पर जब उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने ठकुरानी जी को पूछा कि आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं, सिर कटवाने को, दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। तब ठाकुरानी जी ने एक शतरानी की तरह जवाब दिया कि बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ दोनों ही सकते हैं। आप निश्चित होकर भेज दो। महाराजा गज सिंह उस वीर माँ को देखते ही रह गए। उसी समय रोहिंडी ठाकुर के साथ ही खड़े एक सहयोगी बोल पड़े कि हुजूर, ये तो अभी कुंवारा है, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो इसके पीछे सती कौन होगी? विचार हुआ कि इसको अपनी बेटी कौन देगा। तभी जोधपुर महाराजा के साथ पधारे ओसिया के भाटी सरदार बोल उठे, मैं दूंगा अपनी बेटी इसको। महाराजा गज सिंह को घोर आश्चर्य हुआ, मान गए राजपूती धर्म को। अच्छा मुहूर्त देखकर महाराजा गज सिंह जी रोहिंडी ठाकुर साहब के बड़े पुत्र तोगा राठौर का विवाह रचाते हैं, पर शादी के बाद तोगा पत्नी के डेरे जाने से इनकार कर देता है और कहलवाता है कि अब तो हम दोनों का मिलन स्वर्गलोक में ही होगा। और शाहजहां तक समाचार पहुंचाया जाता है और एक खास दिन का मुहूर्त देखकर तोगा राठौर आगरा का रास्ता पकड़ता है। दिल्ली के दरबार में उस दिन विशेष भीड़ होती है और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा होते हैं। तभी वहां तोगा राठौर मैदान में खड़ा होता है और मुगल बादशाह जल्लादों को आदेश देता है कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराजा बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती जान इतनी भी सस्ती नहीं है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार को खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीबियां विधवा कर दी और कहा कि आप इसकी परीक्षा और मत लीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए हुजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी और फिर पीछे से उसका सर काट दिया, पर उस वीर के धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी। मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलते रहा। बादशाह ने तोगा राठौर के छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था।
ये सोचकर कि इसका बड़ा भाई यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को किसी जागीर का लालच देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झपट कर एक मुगल की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसके छोटे भाई की भी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गया। बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम दिखता रहा। शाहजहां खुद बैठे ये नजारा देख रहा था कि अचानक तभी तोगा राठौड़ लड़ते हुए दरी खाने तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लड़ते हुए अपनी ओर आता देख बादशाह घबरा जाता है और अपने महल में जाकर छिप जाता है। आखिर बादशाह अपने आदमी को महाराजा गज सिंह के पास भेजकर माफी मांगता है कि गलती हो गई, अब किसी तरह इन वीरों को शांत करो नहीं तो ये सबको मार देंगे। तब कहीं शाहजहां के कहने पर महाराजा गज सिंह तोगा राठौर और उनके छोटे भाई के धड़ पर गंगा जल डलवाते हैं। तब जाके वो शांत होकर गिर जाते हैं। महाराज गज सिंह सम्मान के साथ उनके शव को डेरे पहुंचाते हैं। वहां भटियानी 16 श्रृंगार किए तैयार बैठी होती है। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता में भटियानी तोगा राठौर का सर और धड़ को गोद में लेकर राम के नाम के साथ चिता की अग्नि में समा जाती है। जो खून राजपूती शौर्य को पहचानता है वही नमन लिखेगा और वो ही 5 लोगों में शेयर करेगा।